हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के टॉपिक को देख रहे थे और अकाउंट्स में आज हमारा 10th लेक्चर है और पिछले लेक्चर का ये पार्ट 2 है। इससे पहले जो लेक्चर 9 अपलोड किया था वो हमने पार्ट 1 अपलोड किया था उसका, और ये पार्ट 2 लेक्चर 10 के नाम से अपलोड किया जा रहा है। तो हम अभी लास्ट वीक से आप देख रहे थे कि हम थोड़ा रेगुलर वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आज से हमारी फिर से पहले की तरह आपको सारी वीडियोज़ रेगुलर प्रोवाइड की जाएंगी। और दूसरी चीज़ कि इस अकाउंट्स के बाद हम सोशल सिक्योरिटी का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम यूपीपीसीएस अपर पीसीएस 2021 की जो वैकेंसी आई थी और दूसरा यूपीपीएससी आरओ इसकी टेस्ट सीरीज अपने चैनल पर शुरू करेंगे और आपको उसको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन उसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो शुरू करते हैं हम आज के अपने लेक्चर से। हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक देख लिया था ह्रास की राशि की गणना की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट। एक बार फिर से यहीं से हम शुरू करते हैं ताकि आपका जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा था एक बार वो पिछला लेक्चर देख लें इसमें, क्योंकि आगे बहुत से कॉन्सेप्ट बार बार उन वर्ड्स का यूज़ होगा, टर्मिनोलॉजी का, जिनको हम पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में यानी कि लेक्चर 9 के पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो फिर से बहुत से वर्ड यूज होंगे तो हो सकता है आपकी समझ में ना आए, तो हमने पिछले लेक्चर में उनको डिटेल में समझाया था, तो आप वो एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए। तो किसी एक लेखा वर्ष में लगाई जाने वाली अवश्यत राशि उसके ह्रास मान एवं उसके आवंटन की पद्धति पर निर्भर करती है। इसकी 2 विधियां हैं जिनको कानून ने निश्चित किया है तथा जिन्हें भारत सरकार में पेशेवर लेखांकन व्यवहार में लागू किया गया है। पेशेवर लेखांकन व्यवहार जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको ऑथराइज्ड किया गया है ICAI द्वारा, ये वो लोग यूज करते हैं। ये 2 कौन सी विधि है? सीधी रेखा विधि स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा क्रमागत विधि राइट डाउन मेथड। तो जाहिर है जो भारत सरकार द्वारा अकाउंट्स के प्रोफेशन के लिए जिन विधियों को कानूनन मान्यता दी गई है यूपीएससी द्वारा, उन्हीं विधियों पर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जिनको कानून ने ही मान्यता नहीं दी है या जिनका ऑडिट में यूज नहीं किया जाता है जिन विधियों का, उसका पूछने का कोई औचित्य नहीं है। और वैसे भी आपको उनको एकदम बेसिक से वो डीप में क्वेश्चन नहीं पूछना है, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट्स के लिए वो इतना आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो आपको बिल्कुल डीप में नॉलेज अकाउंट की हो। तो इसलिए जाहिर है कि यहाँ से जो कानून ने जो अधिनियम में निश्चित किए हैं विधियाँ, वही आपसे पूछी जा सकती हैं। इन 2 मुख्य पद्धतियों के अतिरिक्त अन्य पद्धतियाँ भी हैं, जैसे वार्षिक वृत्ति विधि एन्युटी मेथड, मूल्य ह्रास कोष पद्धति डेप्रिसिएशन फंड मेथड, बीमा पॉलिसी विधि इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, वर्षों के अंकों की योग विधि सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, दोहरी क्रमागत ह्रास विधि डबल डिक्लाइनिंग मेथड, जिसे अवशयन की राशि तय करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उचित पद्धति का, इनमें से किस उचित पद्धति का चयन निम्न पर निर्भर करता है, यानी कि इनमें से जो भी पद्धति उचित होती है उनको किस आधार पर सेलेक्ट किया जाता है, उसके ये सारे पैरामीटर्स हैं। परिसंपत्ति का प्रकार, यानी कि एसेट्स का टाइप क्या है, टाइप ऑफ एसेट्स, ऐसी परिसंपत्ति के उपयोग की प्रकृति, नेचर ऑफ द यूज ऑफ सच एसेट, व्यवसाय में प्रचलित परिस्थितियां सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस, और लास्ट में चयन की गई मूल्य ह्रास पद्धति को एक अवधि से दूसरी अवधि में समान रूप से लागू करना चाहिए। विशिष्ट परिस्थितियों में ही मूल्य ह्रास पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यहाँ परिस्थितियाँ होगा, ना कि परिसंपत्ति। विशिष्ट परिस्थितियों में ही ह्रास पद्धति को में ही मूल्य ह्रास पद्धति में परिवर्तन किया जाना चाहिए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर किसी ऑडिट किया जा रहा है किसी कंपनी का, तो अगर एक बैलेंस शीट में स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज़ किया गया है तो दूसरी बैलेंस शीट, उसी कंपनी की दूसरी बैलेंस शीट में भी उसी स्ट्रेट लाइन मेथड का ही यूज़ किया जाएगा, ना कि दूसरी वाली जो विधि थी उस दूसरी विधि का यूज़ नहीं किया जा सकता। राइट डाउन मेथड जैसे क्रमागत विधि, इसका यूज़ नहीं, या इसको कॉन्जिक्यूटिव मेथड भी कहते हैं। तो अगर किसी बैलेंस शीट में, किसी एक कंपनी की बैलेंस शीट में जिस विधि का यूज़ किया जा रहा है दोनों में से, तो आगे उनकी जितनी भी बैलेंस शीट होंगी उनमें सिर्फ उसी ही विधि का यूज़ किया जाएगा, वरना एरर आ जाएगी, ऑडिट में एरर आने लगेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीधी रेखा पद्धति, इस टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। ह्रास लगाने की यानी कि डेप्रिसिएशन लगाने की ये सबसे पुरानी एवं अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है। यह पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि परिसंपत्ति अपने संपूर्ण उपयोगी जीवन काल में समान रूप से प्रयोग की जाएगी। इसे सीधी रेखा कहते हैं, क्योंकि यदि ह्रास की राशि एवं संबद्ध समय को ग्राफ पर दर्शाया जाए तो ये एक सीधी रेखा बन जाएगा। क्योंकि जाहिर है कि अगर परिसंपत्ति का जीवनकाल, किसी परिसंपत्ति का जीवनकाल मान लीजिए 10 ईयर्स मान लिया जाता है, एज्यूम कर लिया जाता है, और ये एज्यूम किया जाता है
कि इसको हर साल इससे बराबर ही प्रोडक्शन होगा। जबकि आप जाहिर है आपको पता होगा कि प्रोडक्शन किसी की भी कंपनी की एफिशिएंसी साल जितना टाइम बीतता है, समय बीतने पर उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। इसी तरह इंसानों में भी जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। तो लेकिन ये पद्धति इस अवधारणा पर आधारित है कि समान वो जितना भी समय बीतता जाएगा और जो भी उसका अनुमानित जीवन काल है परिसंपत्ति का, उसमें उसकी एफिशिएंसी जो है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इसे स्थायी पद्धति भी कहते हैं, परमानेंट मेथड, क्योंकि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में प्रति वर्ष ह्रास की राशि एक समान रहती है। इस पद्धति के अनुसार परिसंपत्ति के जीवन काल में प्रत्येक लेखांकन वर्ष में एक स्थिर एवं समान राशि को भार के रूप में दर्शाया जाता है। प्रतिवर्ष ह्रास की राशि इस प्रकार से लगाई जाती है कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंत में इसकी मूल्य लागत घटाकर इसके अवशिष्ट मूल्य के बराबर आ जाती है। इसे मूल लागत यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू पर स्थायी प्रतिवर्ष विधि भी कहते हैं, क्योंकि प्रतिवर्ष मूल लागत वास्तव में ह्रासमान लागत जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है उसको समान प्रतिशत से मूल्य ह्रास के रूप में समाप्त किया जाता है। तो इस विधि से अवशेषण की राशि निम्न सूत्र लगाकर ज्ञात की जाती है। अवशेषण वही आपका डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं। इसमें ह्रास को कैसे निकाला जाता है, इसका इक्वेशन यहाँ दी गई है। ह्रास इक्वल टू परिसंपत्ति की लागत यानी कि एक्चुअल लागत माइनस अनुमानित शुद्ध अवशिष्ट मूल्य, यानी कि वो उसका जो अनुमानित जीवन काल है उसका वो पूरा होने के बाद वो संपत्ति कितने की बिकेगी, और अपॉन परिसंपत्ति का अनुमानित जीवन काल, और उसका जितना जीवन काल है वो उससे डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरह सीधी रेखा विधि में ह्रास की दर जो किस रेट से डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं। ह्रास की दर परिसंपत्ति के कुल मूल्य का प्रतिशत होती है, जिसे परिसंपत्ति पर उपयोगी जीवन काल में अवशेषण के रूप में व्यय भार लगाया जाता है। यानी कि वार्षिक ह्रास राशि, यानी कि जो हर साल उससे पैसा डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें पैसे का, मान लीजिए 10,000 रुपये का हो रहा है तो 10,000 रुपये इसमें यहाँ, और फिर अधिग्रहण लागत इंटू 100, इससे इसकी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला जाता है। फिर है सीधी रेखा विधि के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। पहला, ये बहुत सरल विधि है, इसको समझना एवं इसका उपयोग करना सरल है। इसकी सरलता के कारण व्यवहार में ये बहुत लोकप्रिय है। परिसंपत्ति पर ह्रास लगाकर यानी कि डेप्रिसिएशन लगाकर इसका शुद्ध अवशेष मूल्य या शून्य मूल्य पर लगाया जा सकता है। इसलिए इस विधि में परिसंपत्ति के पूरे ह्रासमान मूल्य को इसके उपयोगी जीवन काल में बांटना संभव हो पाता है। फिर प्रतिवर्ष लाभ हानि खाते में एक ही राशि लिखी जाती है। इससे विभिन्न वर्षों के लाभों की तुलना करना सरल हो जाता है। यह विधि उन परिसंपत्तियों के लिए उचित रहती है जिसका उपयोगी जीवन का सही अनुमान लगाया जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था। एवं परिसंपत्ति के उपयोग में प्रतिवर्ष एक रूपता रखती है, यानी कि अगर उसकी एफिशिएंसी आज कोई मशीनरी 100 प्रोडक्ट का आउटपुट दे रही है एक साल में, तो वो अगले साल भी 100 प्रोडक्ट का ही आउटपुट दे रही है। वो 90 नहीं हो रहा है, 105 नहीं हो रहा है, 110 नहीं हो रहा है, तो वो उसका परिसंपत्ति का जो आउटपुट है वो भी सेम है हर साल। जैसे पट्टे पर लिया गया स्थान, या पट्टा यानी कि किराए पर ली गई कोई जगह। अब सीधी रेखा विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड। यह पद्धति इस दोषपूर्ण अवधारणा पर आधारित है कि उपयोगिता विभिन्न लेखा वर्षों में समान रहती है। दूसरा, समय के साथ परिसंपत्ति की क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर किसी की समय के साथ साथ एफिशिएंसी कम होती जाती है तथा मरम्मत एवं रखरखाव पर खर्च बढ़ता जाता है। कोई भी मशीनरी जितनी पुरानी होती जाती है उतना ही उसकी मेंटेनेंस पर खर्च बढ़ता जाता है। नई, जैसे कोई आप मशीनरी नहीं लेंगे तो जाहिर है उसमें मेंटेनेंस नहीं करानी पड़ेगी, और अगर करानी भी पड़ेगी तो बहुत उसमें कम मामूली सा खर्चा आएगा। वही मशीनरी जब 5 या 6 साल पुरानी हो जाएगी तो उसमें खराबी आने पर उसमें खर्च ज़्यादा होगा, उसकी मेंटेनेंस पर खर्च ज़्यादा आने लगेगा। इसलिए इस पद्धति में लाभ पर प्रभार, ह्रास एवं मरम्मत दोनों को मिलाकर यानी कि कुल राशि परिसंपत्ति के पूरे जीवन काल में समान नहीं होगी, बल्कि ये प्रतिवर्ष बढ़ती रहेगी। अब दूसरा है क्रमागत विधि पद्धति या विधि, राइट डाउन वैल्यू मेथड या कॉन्सिक्यूटिव मेथड। इस पद्धति में ह्रास परिसंपत्ति के पुस्तक मूल्य पर प्रभार होता है, बुक वैल्यू पर। पुस्तक मूल्य लगाई गई, ये सारे पुस्तक मूल्य ये सब हमने शुरू के लेक्चर्स में कवर किया है। अब इसको यहाँ पर आपको मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि फुल लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए आपको पिछले लेक्चर देखना स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने सिर्फ उसकी टर्मिनोलॉजी पर ही बात की है, तो आप वो ज़रूर देखिए।
वार्षिक ह्रास राशि से घटता चला जाता है। और यही आपसे पूछा भी जा सकता है। इसी बेसिक्स टर्मिनोलॉजी को ही यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन मैंने फिर जो यहाँ जो अपने आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं लेक्चर फॉर्म में, वो मोर देन एनफ है, क्योंकि वो एक तरह से अकाउंटेंट, यहाँ जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, यह एक तरह से अकाउंटेंसी के बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, अकाउंट्स के बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ईपीएफओ में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। मैंने बिल्कुल डीप में पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका कहीं से भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और जो क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पुट होंगे वो टर्मिनोलॉजी पर ही होंगे, या फिर किसी वैल्यू को किस तरह निकाला जाएगा। इसे ह्रासमान राशि पद्धति भी कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इस पद्धति में ह्रास की राशि की गणना प्रत्येक लेखांकन अवधि के प्रारंभ में दिए गए परिसंपत्ति के मूल्य पर पूर्व निर्धारित अनुपात प्रतिशत से की जाती है। ह्रास राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है, यानी कि क्रमागत पद्धति में ह्रास राशि प्रतिवर्ष कम होती जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी परिसंपत्ति का मूल्य आज 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, तथा इस पर क्रमागत पद्धति के अनुसार 10% वार्षिक दर से, पद्धति के अनुसार जो ह्रास है इस पर 10% का ह्रास लग रहा है वार्षिक। तो अब इस पर 10% का वार्षिक ह्रास लगेगा, तो इसकी वैल्यू अगले साल कितनी रह जाएगी? 10% कितना हो गया? इसका 10% हो गया 20,000। जब 20,000 इसमें से माइनस कर लेंगे तो आप आएगा 1,80,000। अब 1,80,000 रुपये इसकी वैल्यू अगले साल रह गई। तो अगले साल इस 1,80,000 का 10% इसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन आएगा, ना कि 2 लाख पर। तो ये क्रमागत पद्धति का मतलब ही यही है कि जो इसमें ह्रास डेप्रिसिएशन होता है, उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर ह्रास दर लगाई जाती है। यानी कि जो इस 2 लाख का इसकी एक्चुअल वैल्यू थी मशीन की, उस 2 लाख का जो 10% डेप्रिसिएशन हुआ है, 10% डेप्रिसिएशन हुआ, तो इसकी वैल्यू रह गई अब 1,80,000। अब अगले साल जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकलेगी वो 1,80,000 पर निकलेगी। अब इसका 18,000 रुपये आएगा 10%, यानी कि अगले साल के लिए इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 1,62,000। फिर इसी तरह अगले साल 1,62,000 लगाई जाएगी, 1,62,000 पर निकाली जाएगी। तो इसे ही क्रमागत ह्रास पद्धति कहते हैं। क्रमागत पद्धति के लाभ, एडवांटेजेस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये पद्धति अधिक वास्तविकता पर आधारित है कि समय के व्यतीत होने के साथ परिसंपत्ति से प्राप्त लाभ कम होता जाता है, इसलिए आवश्यकता लागत के उचित आवंटन की है। क्योंकि प्रारंभ के दिनों में जब परिसंपत्ति की उपयोगिता अधिक होती है तब अधिक ह्रास लगाया जाता है, जबकि बाद के वर्षों में कम ह्रास लगाया जाता है। जब परिसंपत्ति की उपयोगिता कम हो जाती है तो उस पर ह्रास कम लगाया जाता है। इसके कारण ह्रास एवं मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर प्रतिवर्ष भार लगभग समान रहता है। दूसरा, आयकर अधिनियम कराधान के लिए इस विधि को स्वीकार किया जाता है। जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें इसी विधि को ही ऑडिट के लिए स्वीकार किया जाता है। चूंकि प्रारंभ के वर्षों में, इसलिए ये विधि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ के वर्षों में लागत का बड़ा भाग समाप्त कर दिया जाता है अतः प्रचलन के कारण हानि कम हो जाती है। यह पद्धति स्थायी परिसंपत्तियों के यथा योग्य होती है, क्योंकि ये अधिक समय तक चलती है एवं समय की समाप्ति के साथ इनकी मरम्मत एवं रखरखाव पर अधिक व्यय की आवश्यकता होती है। क्रमागत ह्रास विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ह्रास अपलिखित मूल्य पर निश्चित प्रतिशत से निकाला जाता है। परिसंपत्ति की लागत को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। परिसंपत्ति की मूल्य कमी भी शून्य नहीं हो सकती है। दूसरा है, ह्रास की उपयुक्त दर निश्चित करना कठिन हो जाता है। आगे देखते हैं, सीधी रेखा विधि एवं क्रमागत ह्रास विधि का तुलनात्मक विश्लेषण, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड राइट डाउन मेथड, ए कंपैरेटिव एनालिसिस। इन दोनों विधियों में निम्न आधार पर अंतर किया जा सकता है। पहला है ह्रास लगाने का आधार, जो डेप्रिसिएशन लगाने के बेसिस है उस आधार पर अंतर। उसमें क्या कैसे किया जाता है? सीधी रेखा विधि में मौलिक लागत पर ह्रास लगाया जाता है। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है उसमें मौलिक लागत यानी कि एक्चुअल वैल्यू जो है किसी भी प्रोडक्ट या मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। जबकि क्रमागत विधि में ह्रास लगाने का आधार वर्ष के आरंभ में शुद्ध पुस्तक मूल्य है। जो इससे क्या समझ में आता है? ये स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल अगर उसकी अनुमानित वैल्यू, अनुमानित जो जीवन काल है किसी परिसंपत्ति का, मान लीजिए 10 साल है और उसको किसी व्यवसायी ने 1 लाख रुपए में खरीदा है, तो हर साल 10वें साल तक जो ह्रास लगाया जाएगा वो 1 लाख की वैल्यू पर लगाया जाएगा। जबकि क्रमागत विधि में क्या होता है कि जितनी, मान लीजिए उसकी 10 साल की अनुमानित जीवन काल है, तो हर साल जितनी वैल्यू रह जाएगी, डेप्रिसिएटेड वैल्यू जितनी रह जाएगी उस परिसंपत्ति की, उस पर ह्रास दर लगाई जाएगी। यानी कि 1 लाख के बाद अगर 10% डेप्रिसिएशन के बाद 10,000 रुपये कम हो जाते हैं तो अगले साल जो ह्रास दर लगाई जाएगी वो 90,000 रुपये पर लगाई जाएगी, ना कि 1 लाख रुपये पर, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में अभी देखा था। अर्थात मूल लागत में से घटाई गई वर्तमान तिथि तक की ह्रास राशि। अगला, ह्रास का वार्षिक प्रभार, एनुअल चार्जेस ऑफ डेप्रिसिएशन।
सीधी रेखा विधि के अंतर्गत प्रतिवर्ष अपलिखित की जाने वाली ह्रास की राशि स्थिर या समान होती है, जबकि क्रमागत ह्रास विधि में प्रथम वर्ष में यह राशि सर्वाधिक होती है एवं बाद के वर्ष में ये घटती जाती है। जैसे कि हमने देखा था, पहले 2 लाख थी, उसके बाद 1,80,000 रह गई, फिर 1,62,000 रह गई, इस तरह वो घटती चली जाएगी। इस अंतर का कारण मूल्य ह्रास की दोनों विधियों में अवशेष लगाने के आधार में अंतर है। यानी कि अंतर का एक कारण क्या है, क्योंकि दोनों में जो अंतर निकाला जाता है वो अंतर के वो वैल्यू के बेस पर निकाला जाता है। अब उसमें वैल्यू का बेस क्या है, स्ट्रेट लाइन में जो एक्चुअल वैल्यू है वो बेस माना जाता है, और जो डेप्रिसिएशन जो कंसेक्यूटिव मेथड है, जो राइट डाउन वैल्यू मेथड है, उसमें जो ह्रास निकाला जाता है वो काय पर निकाला जाता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर। पहले एक्चुअल वैल्यू पहला वाला, उसके बाद जो वैल्यू अगले साल रह जाएगी उस डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर, फिर उसके बाद उसके अगले साल वाली डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर। आगे देखते हैं इसका तीसरा अंतर कौन सा है, ह्रास एवं मरम्मत व्यय का लाभ हानि खाते पर भार, टोटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन अकाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर एक्सपेंसेस। यह विशिष्टता सभी को मान्य है कि परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बाद के वर्षों में मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय बढ़ जाते हैं। तो जाहिर है किसी की भी, यहाँ तक कि इंसान भी, किसी व्यक्ति की भी जो एफिशिएंसी होती है वो उसकी उम्र के साथ साथ कम होती जाती है। तो इसी तरह मशीनों की भी, जो मशीनें होती हैं उनकी एफिशिएंसी, उनका आउटपुट अगर आज 100 दे रही है तो हो सकता है अगले साल वो आउटपुट 95 रह जाए, उसके अगले साल वो आउटपुट 90 रह जाए, तो एफिशिएंसी कम होती जाती है। अतः सीधी रेखा विधि के अंतर्गत परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बाद के वर्षों में ह्रास और मरम्मत व्यय के संदर्भ में लाभ हानि खातों पर कुल प्रभार बढ़ जाता है। दूसरी ओर क्रमागत विधि में ह्रास भार बाद के वर्षों में घटता जाता है, इसलिए ह्रास एवं मरम्मत व्यय प्रतिवर्ष समान रहता है। आयकर कानून मान्यता, रिकॉग्निशन बाय इनकम टैक्स लॉ। सीधी रेखा पद्धति को आयकर कानून मान्यता नहीं देता है, जबकि यह क्रमागत ह्रास पद्धति को मान्यता देता है। ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी द्वारा ईपीएफओ के एग्जाम में, ये आपसे स्टेटमेंट में भी आपको घुमाया जा सकता है। फिर है उपयुक्तता, सुइटेबिलिटी। सीधी रेखा पद्धति उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त रहती है जिसमें मरम्मत व्यय कम होते हैं, प्रचलन की संभावना भी कम रहती है, यानी कि प्रचलन कहते हैं अपडेशन की या आउट ऑफ फैशन की संभावना कम रहती है, तथा अवशिष्ट मूल्य अवधि पर निर्भर करता है। जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो उसके समय पर निर्भर करता है। जैसे पेटेंट्स का आपको पता होगा 10 साल होता है, ट्रेडमार्क आदि। क्रमागत ह्रास पद्धति उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त रहती है जिन पर तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है तथा समय के व्यतीत होने के साथ मरम्मत व्यय बढ़ता जाता है, यानी कि जिन पर ऐसी मशीनरी जिस पर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि आज जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है 4 साल बाद 5 साल बाद कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो उससे ज़्यादा एफिशिएंट हो और उससे ज़्यादा आउटपुट दे रही हो उतने ही खर्च में, तो आपके लिए मजबूरी हो जाएगी उसको चेंज करना। मरम्मत व्यय बढ़ता है जैसे संयंत्र और मशीनरी या वाहन, जैसे व्हीकल्स एटसेट्रा। अब है इसका हम एक बार अंतर टेबल फॉर्म में देख लेते हैं, क्योंकि टेबल फॉर्म में याद रखना आसान होता है। अंतर का आधार ये सीधी रेखा पद्धति और ये क्रमागत ह्रास पद्धति। अंतर का आधार ह्रास लगाने का आधार, इसमें पहला सीधी रेखा पद्धति में जो डेप्रिसिएशन लगाया जाता है मूल लागत पर, यानी कि एक्चुअल वैल्यू पर लगाया जाता है, एक्चुअल वैल्यू, और इसमें पुस्तक मूल्य अर्थात मूल लागत घटा आज तक की तिथि का ह्रास, यानी कि मूल लागत माइनस जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है हर साल की, साल दर साल इसको इसी तरह उस आगे बढ़ते जाते हैं। फिर है वार्षिक ह्रास, एनुअल मेथड, एनुअल डेप्रिसिएशन, प्रतिवर्ष स्थिर। इसमें हर वर्ष एक समान रहता है, क्योंकि हर वर्ष जो आधार लगाया जाता है वो एक्चुअल वैल्यू को ही लगाया जाता है, और इसमें प्रतिवर्ष घटता जाता है। जैसे 10% यहाँ से कम हो गया 2 लाख में से, तो अगली बार 1,80,000, उसके बाद अगली बार 1,62,000, इस तरह ये कम होता जाता है। फिर ह्रास एवं मरम्मत की पूरी लाभ हानि खाते पर भार, ये प्रतिवर्ष असमान अंतिम वर्षों में बढ़ता है, ये प्रतिवर्ष लगभग समान रहता है। आयकर कानून द्वारा मान्यता नहीं है इसको, और इसको ये मान्यता प्राप्त है, क्रमागत ह्रास पद्धति को मान्यता प्राप्त है। उपयुक्तता, सुइटेबिलिटी, उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त है जिन पर मरम्मत खर्च कम होता है, जिन पर यानी कि अपडेशन की संभावना नहीं रहती है भविष्य में, और ये उन परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त जिन पर तकनीकी परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का प्रभाव पड़ता है, तथा समय पर वे बढ़ता जाता है, यानी कि टाइम टू टाइम उन पर खर्च बढ़ता जाता है। अब ह्रास के अभिलेखन की पद्धतियाँ, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। स्थायी परिसंपत्तियों पर ह्रास का लेखा पुस्तकों में अभिलेखन 2 प्रकार से होता है। पहला है परिसंपत्ति खाते पर ह्रास का लगाया जाना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट, और दूसरा ह्रास पर प्रावधान खाता या संचित ह्रास खाता बनाना, क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब एक एक करके इन दोनों को देख लेते हैं। परिसंपत्ति खाते पर ह्रास का लगाया जाना, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट,
इस व्यवस्था के अनुसार ह्रास को मूल लागत से घटाया जाता है। परिसंपत्ति खाते को जमा पक्ष में लिखा जाता है। जैसे कि हमने आपको शुरू के लेक्चर्स में बताया था कि जो इनका जो प्रोफार्मा होता है वहाँ एक तरफ प्राप्तियाँ होती हैं और दूसरी तरफ भुगतान पक्ष होता है। भुगतान पक्ष को क्या कहते हैं? जमा पक्ष, और प्राप्ति पक्ष को नाम पक्ष। तो भुगतान पक्ष हमेशा दाहिनी तरफ होता है और प्राप्ति पक्ष हमेशा बाईं तरफ होता है। बायां यानी कि उल्टा और दाहिना मतलब सीधा, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड प्राप्ति पक्ष होता है। तो परिसंपत्ति खाते को इसमें जमा पक्ष में लिखा जाता है, यहाँ इस साइड लिखा जाता है। जब इस विधि का लाभ हानि खाते पर भार लगाया जाता है, नाम पक्ष में लिखा जाता है, यानी कि लाभ हानि खाते पर जो भार लगता है उसे प्राप्ति पक्ष में लिखा जाता है। जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तब स्थायी परिसंपत्ति को तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट के परिसंपत्ति दक्ष में शुद्ध पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाएगा, अर्थात तिथि विशेष पर परिसंपत्ति की वह लागत जिसमें से ह्रास राशि घटाई गई है, ना कि वास्तविक लागत जिसे मूल लागत भी कहते हैं, यानी कि पुस्तक मूल्य पर दर्शाया जाएगा। जैसे कि 2 लाख की कोई वैल्यू डेप्रिशिएटेड होने के बाद 1 साल बाद 1,80,000 की रह गई है, तो इस ही 1,80,000 की वैल्यू को, यानी ये बुक वैल्यू आई, ये उसकी बुक वैल्यू हुई, तो इस बुक वैल्यू पर ही दर्शाया जाएगा, ना कि 2 लाख की वैल्यू पर। बैलेंस शीट में इसको 1,80,000 पर दर्शाया जाएगा। फिर है ह्रास पर प्रावधान खाता या संचित खाता, ह्रास खाता, क्रिएटिंग प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस विधि पर परिसंपत्ति पर लगाई गई ह्रास राशि एक अलग खाते में संचित होती है, जिसे ह्रास पर प्रावधान या संचित ह्रास कहते हैं। ह्रास की राशि के इस प्रकार से संचयन के कारण परिसंपत्ति खाता किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होता है तथा इसके उपयोगी जीवन काल के हर आने वाले वर्षों में लागत मूल्य पर ही दर्शाया जाता है। ह्रास के अभिलेखन की इस विधि की कुछ आधारभूत विशेषताएं निम्न हैं। पहला, परिसंपत्ति खाता इसके पूरे जीवन काल में इसे मूल लागत पर ही दर्शाता है, यानी कि इस तरह का जो ह्रास खाता होता है उसमें एक्चुअल वैल्यू को ही लिया जाता है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है प्रोडक्ट की उसी को ही दर्शाया जाता है। ह्रास की राशि को प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में परिसंपत्ति खाते में समायोजन करने के स्थान पर एक अलग खाते में समेकित किया जाता है, यानी कि उसको जो बैलेंस शीट होती है उसमें रिकॉर्ड करने की जगह एक उसके लिए अलग ही खाता, अलग ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है। अब परिसंपत्ति का निपटान या विक्रय, डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। परिसंपत्ति का निपटान या तो पहला सामान्य जीवन के अंत में, यानी कि जो भी उसका अनुमानित जीवन काल है, मान लीजिए 10 साल, उसी के अंत में किया जाता है, या फिर दूसरा क्या कंडीशन हो सकती है, इसके उपयोगी जीवन के मध्य या प्रचलन के बाहर या अन्य असामान्य कारणों से हो सकता है। किसी भी परिसंपत्ति को, एसेट्स को आदमी किस कंडीशन में बेचता है, कोई भी व्यक्ति 2 कंडीशन में बेचता है, या पहला, या तो उस परिसंपत्ति का जो जीवन काल है, जो उसकी टोटल एफिशिएंसी है वो पूरी हो चुकी है, अब उसके बाद मशीनरी एफिशिएंट नहीं रह गई, यानी कि उससे जो प्रोडक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट का आउटपुट वो मशीन नहीं दे पा रही है। एक तो ये कंडीशन होती है किसी भी एसेट को बेचने की। दूसरा, डिस्पोजल की दूसरी कंडीशन क्या होती है, हो सकता है आपने कोई मशीनरी खरीदी और आपने ये सोचा कि वो 10 साल तक आपको सर्विसेज देगी, लेकिन अब अगले 4 या 5 साल में ही आपको ऐसा लगने लगा कि मार्केट में अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो मशीनरी है वो इससे ज़्यादा आउटपुट दे रही है। दूसरा, उससे कम्पीट करने के लिए आपको इससे अपनी मशीन के लिए ज़्यादा आउटपुट देना पड़ेगा, जो कि आपकी मशीन के लिए संभव नहीं है। तो हो सकता है आपको 4 या 5 साल बाद भी 4 या 5 साल में ही अपनी पुरानी मशीन बेचनी पड़ जाए। तो यही 2 कंडीशन पर ही किसी परिसंपत्ति का डिस्पोजल किया जाता है। यदि इसका विक्रय इसके उपयोगी जीवन काल के अंत में किया जाता है तो परिसंपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को अवशिष्ट मूल्य मानकर परिसंपत्ति खाते के जमा पक्ष में लिखा जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड लिखा जाएगा, अगर इसका पूरा उपयोगी जीवन काल को यूज करने के बाद इसका डिस्पोजल किया जाता है, तथा शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित किया जाएगा। जो बैलेंस होगा उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। परिसंपत्ति के निपटान खाते की उपयोगिता, यूज ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट। परिसंपत्ति निपटान खाते की संरचना एक ही खाता शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्ति की बिक्री से संबंधित सभी लेन देन को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए की जाती है। संबंधित अन्य परिसंपत्ति की मूल लागत, परिसंपत्ति पर आज की तिथि तक एक संचित ह्रास, परिसंपत्ति का विक्रय मूल्य, संपत्ति का शेष भाग जिसे उपयोग के लिए रख लिया जाता है एवं विक्रय से लाभ हानि होते हैं, इसे खाते के शेष लाभ हानि में हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति को जब परिसंपत्ति के किसी भाग को बेचा जाता है एवं ह्रास पर प्रावधान खाता खुला हो तब अपनाया जाता है। परिसंपत्ति को कब अपनाया जाता है, जब परिसंपत्ति के किसी भाग को बेचा जाता है, यानी कि पूरी संपत्ति यहाँ नहीं बेची जा रही, और एवं ह्रास पर प्रावधान यानी कि प्रोविजंस, इसकी भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। प्रोविजंस
और खाता खुला हो तब अपनाया जाता है। इस पद्धति के अंतर्गत परिसंपत्ति निपटान खाते के नाम से एक नया खाता खोला जाता है। बेची गई परिसंपत्ति की मूल्य लागत को परिसंपत्ति खाते के नाम पक्ष में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिखा जाएगा नाम पक्ष में, एवं परिसंपत्ति की निपटान तिथि का तक हिरांश पर प्रावधान संचय खाते में स्थित संचित हिरांश राशि की परिसंपत्ति निपटान खाते के जमा पक्ष में दर्शाया जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल आपको लग रहा होगा लैंग्वेज, लेकिन ये आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा। ये पत्थर आपको दिल पर रखना पड़ेगा, इसको कई बार आपको ये लेक्चर को सुनना पड़ेगा, तभी आपके लैंग्वेज समझ में आएगी। क्योंकि जो अकाउंट्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए ये बिल्कुल ही बोरिंग होगा। इस विक्रय से वसूली गई शुद्ध राशि को इसी परिसंपत्ति निपटान खाते के जमा पक्ष में लिखा जाता है। जो विक्रय की गई राशि है, वसूली गई राशि है, उसको जमा पक्ष में लिखा जाएगा। परिसंपत्ति निपटान खाते का शेष लाभ या हानि को दर्शाता है, जिसे लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस पद्धति का लाभ यह है कि यह परिसंपत्ति निपटान से संबद्ध सभी लेन देनों के एक ही स्थान पर पूरी तस्वीर प्रस्तुत करता है। अब आगे देखते हैं प्रावधान एवं संचय। अब तक हमारा इस जो लेक्चर हम बना रहे हैं 9th और 10th लेक्चर, जो पिछला लेक्चर था और आज का लेक्चर, इसके ये हम 2 पार्ट में कवर कर रहे हैं। लेक्चर 9th हमारा पार्ट 1 था और लेक्चर 10 हमारा पार्ट 2 है। इसको पूरा ये जो हमारा लेक्चर था वो डेप्रिसिएशन, हिरांश, प्रावधान और संचय, ये 3 पर बेस्ड था, जिसमें से हिरांश का ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब प्रावधान और संचय बचे हैं, ये हम अब कवर करने जा रहे हैं। प्रावधान एवं संचय हम दोनों को एक साथ ही देखेंगे। प्रावधान जिसे प्रोविजंस कहते हैं, कुछ खर्चे, हानियां ये वर्तमान लेखा वर्ष से संबंधित होते हैं, क्योंकि यह वे अभी नहीं किए गए हैं, इसलिए इनकी राशि सुनिश्चित नहीं है। सही शुद्ध लाभ निकालने के लिए ऐसी मदों के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। इन प्रावधानों के उदाहरण हैं, पहला हिरांश के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। दूसरा डूबर एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। डूबर जो होता है, डूबर कहते हैं बैड लोन्स, यानी कि डूबर ऋण, बैड लोन्स। कर के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन। देनदारों पर छूट के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। फिर है आपका मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान, प्रोविजंस फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। अब है व्यय एवं हानि के लिए प्रावधान की राशि वर्तमान अवधि की आगम पर, आगम होता है रेवेन्यू, ये हमने पहले अपने शुरू के लेक्चर्स में सब कवर किया है। आगम पर खर्चा कहलाती है। प्रावधान यानी कि प्रोविजंस सृजन आय के मिलान को सुनिश्चित करता है, जिससे सही लाभ निकल आता है। इसका क्या यूज है? इसका यूज है सही लाभ को पता करना। लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में लिखने से प्रावधान का सृजन होता है। तुलन पत्र में प्रावधान की राशि को निम्न प्रकार से दर्शाया जाता है। पहला, परिसंपत्ति की ओर संबंधित परिसंपत्ति में से घटाकर, जैसे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों के देनदारों की राशि में से घटाया जाता है, तथा हिरांश पर प्रावधान को संबंधित स्थायी परिसंपत्ति में से घटाकर दर्शाया जाता है। दूसरा, तुलन पत्र में चालू देयताओं के साथ, जैसे करों के लिए यानी कि टैक्सेस के लिए, मरम्मत एवं नवीनीकरण के लिए प्रावधान यानी कि मेंटेनेंस और रिन्यूअल के लिए जो प्रोविजंस किए जाते हैं। अब है प्रावधानों का लेखांकन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर प्रोविजंस। जब भी व्यावसायिक लेन देन उधार किया जाता है, उधार में किया जाता है, तो देनदार खाता बनाया जाता है। जब भी जो अकाउंटिंग, जो किसी भी तरह का व्यावसायिक जो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, अगर उधार में किया जाता है तो उसके लिए देनदारी का एक खाता बनाया जाता है। क्योंकि अगर आप किसी से कुछ उधार ले रहे हैं तो आपकी देनदारी हो गई, आपके ऊपर लायबिलिटी हो गई, उसका पैसा चुकाना लायबिलिटी हो गई, तो इसलिए एक देनदारी का खाता बनाया जाता है कि आप किस किसके देनदार हैं, किस किस को आपको पैसा देना है। तथा इसके शेष को तुलन पत्र की परिसंपत्ति की ओर दर्शाया जाता है। तुलन बैलेंस शीट की परिसंपत्ति, जहां एसेट्स को दर्शाया जाता है वहीं इसको दर्शाया जाएगा। ये देनदार 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला, सही देनदार, वो होते हैं जिनसे वसूली निश्चित है, यानी कि जिनसे वसूली हर हालत में होनी है। दूसरा, डूबत देनदार, बैड डेप्टर्स, वो देनदार हैं जिनसे वसूली निश्चित नहीं है तथा हानि की राशि जमा में लिखी जाएगी, यहाँ लिखी जाएगी। फिर तीसरा, संदिग्ध ऋण, यानी कि जिसे डाउटफुल ऋण डेप्ट कहते हैं, वो देनदार होते हैं जो भुगतान तो करेंगे लेकिन उनसे पूरी राशि की वसूली की आशा नहीं है, यानी कि कुछ पार्शियल ही वसूली हो सकती है। ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करता है, या तो वो पार्शियल भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, या फिर उनमें से कुछ पार्शियल ही पेमेंट आता है। मतलब इन दोनों में फर्क है। यानी कि हो सकता है आप कोई 5 देनदार हों और 5 में से हर एक को
100 रुपये की लाइबिलिटी हो, हर एक पर 100 रुपये की लाइबिलिटी हो, तो 100 रुपये उसे चुकाने हो, तो हो सकता है जो पहला है एक वो 80 रुपये चुका दे, 20 ना चुका पाए, तो ये पार्शियल जो है वसूली हो गई, लेकिन कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं, ऐसे देनदारों का कुछ प्रतिशत भुगतान नहीं करता है। दूसरा क्या है पार्शियल, दूसरा पार्शियल ये है कि हो सकता है 5 में से 3 लोग पूरे चुका दें और 2 बिल्कुल ना चुका पाएं, तो ये भी पार्शियल भुगतान हो गया एक तरह से। लेकिन वो 2 अगर सही तरह से देखा जाए तो 2 वो डूबत देनदारों में आ जाएंगे, यानी कि बैड लोन्स में आ जाएंगे, कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर है संचय रिजर्व्स, लाभ के एक भाग को अलग रखकर व्यवसाय के लिए संचित किया जा सकता है, इससे विकास एवं विस्तार जैसी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। संचय सृजन से यह संभव है। प्रावधान भिन्न व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए संचय लाभ का समायोजन है। संचय लाभ पर व्यय भार नहीं है, संचय जो है लाभ पर व्यय भार नहीं है। इसका उपयोग भविष्य में किसी देयता के भुगतान या संभावित हानि की पूर्ति के लिए नहीं किया जाता, यानी कि जो रिजर्व रखे जाते हैं कंपनी द्वारा वो अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए या फिर किसी उसके विकास डेवलपमेंट के लिए ही किए जाते हैं, रखे जाते हैं। उसको किसी तरह से हानि की पूर्ति के लिए, यानी कि जैसे कि गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट की भरपाई के लिए जैसे करती है, इस तरह से उसको डेफिसिट की भरपाई के लिए नहीं यूज किया जा सकता। अब आगे है संचय के रूप में लाभ को रोक लेने से व्यवसाय के स्वामियों में वितरण की राशि कम रह जाती है। यानी कि अगर रिजर्व बना लिया जाएगा, जैसे कि रिजर्व कब बनाया जाएगा, जब कंपनी को कुछ के पास पैसा होगा, और पैसा कब होगा, जब उसको अपने बिजनेस में प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रोककर एक रिजर्व तैयार किया जाता है, और जब प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रोककर रिजर्व तैयार किया जाएगा, यानी कि जो बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट है वही बांटा जाएगा। यानी कि अब पूरा प्रॉफिट कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं या मालिक हैं या एम्प्लॉयज हैं उनमें नहीं बांटा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसमें वितरण की राशि उनके पास कम पहुंच रही है। तो इसे तुलन पत्र के देयता पक्ष की ओर पूंजी की मद के पश्चात संचय एवं आधिक्य शीर्षक में दिखाया जाता है। यानी कि इसे बैलेंस शीट में पूंजी की मद की ओर, कैपिटल की मद की ओर दिखाया जाएगा। तो हमने ये सारा देयता पक्ष क्या होता है, पूंजी की मद, ये सब शुरू के लेक्चर्स में कवर किया है। इसको आप पहले लेक्चर्स में जरूर देखें, क्योंकि बेसिक से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। संचय के उदाहरण निम्न प्रकार हैं, यानी कि रिजर्व के उदाहरण क्या है, जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, कर्मचारी क्षतिपूर्तक कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तीसरा है निवेश परिवर्तन कोष, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चौथा पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। पांचवा लाभांश समानीकरण, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। फिर छठा है ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय, रिजर्व फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब संचय में एवं प्रावधान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजंस। इसकी मूलभूत प्रकृति, पहला किस आधार पर अंतर, मूलभूत प्रकृति के आधार पर। प्रावधान लाभ पर निर्भर है, यानी कि ये जो है वैल्यू है वो लाभ पर ली गई वैल्यू है, जो प्रॉफिट है उस पर वैल्यू होती है प्रावधान प्रोविजंस। जबकि संचय लाभ का समायोजन है, यानी कि जो रिजर्व है वो लाभ का समायोजन है, उसको समायोजन करना, यानी कि कहाँ किस जगह उसको खर्च करना है, एक तरह का समायोजन, उसको सही तरह से खर्च करना, यानी कि मैनेजमेंट करना उसका। इसलिए लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में सभी प्रावधानों को लिखे बिना लाभ की गणना नहीं की जा सकती, जबकि संचय का सृजन लाभ ज्ञान करने के पश्चात किया जाता है। सृजन लाभ ज्ञात करने के पश्चात किया जाता है, क्योंकि इसको कब पता करता है, प्रोविजंस कब किया जाता है, प्रोविजंस नाम पक्ष में लिखकर, किसी भी प्राप्ति का नाम पक्ष में लिखने के बाद जो बैलेंस आता है वो लाभ होता है। लेकिन रिजर्व कब किया जाता है, जब लाभ प्राप्त हो जाता है उसके बाद समायोजन रिजर्व का किया जाता है। फिर उद्देश्य के आधार पर पर्पस, चालू लेखा अवधि के लिए दी गई देनदारी या खर्चों के लिए प्रावधान किया जाता है जिनकी राशि निश्चित नहीं है, जबकि संचय का सृजन व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। कुछ संचय कानूनन अनिवार्य होते हैं, कुछ रिजर्व जो हैं वो कानूनन लीगली बाइंडिंग होते हैं, कंपलसरी होते हैं। तीसरा किस आधार पर किया जाता है, तुलन पत्र में प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। प्रावधान या तो पहला उस परिसंपत्ति में से जिसके लिए सृजन किया गया है घटाकर, या दूसरा चालू देयताओं के साथ देयता पक्ष में दिखाया जाता है, जबकि संचय को, रिजर्व को पूंजी के पश्चात देयता पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। अब देयता पक्ष क्या होता है और जमा पक्ष क्या होता है, ये सब आपको पिछले लेक्चर्स में जाकर कवर करना पड़ेगा। चौथा आधार क्या है इसका, कर योग्य लाभों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। प्रावधानों को कर योग्य लाभ की गणना से पहले घटा लिया जाता है, इसलिए इससे कर योग्य लाभ कम हो जाता है, यानी कि प्रोविजंस में पहले ही लाभों को घटा दिया जाता है, लाभ को कम करके दिखा दिया जाता है। संचय का या संचय के पश्चात के लाभ में से सृजन किया जाता है, इसलिए इसका कर योग्य लाभ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि जो फाइनल बैलेंस आता है नाम पक्ष की ओर, उसी में से संचय किया जाता है।
तो जब उसमें से संचय किया जाता है तो जो टैक्स लगाया जाता है वो बैलेंस जो बचकर आता है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स इम्पोज करती है। तो जाहिर है जब इसमें से रिजर्व करा जाएगा तो टैक्स पर किसी तरह का बर्डन या किसी तरह का कमी या कटौती नहीं आएगी। इसलिए इस पर टैक्स पर रिजर्व बनाने से टैक्स पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर है बाध्यता, एलिमेंट ऑफ कंपल्शन, रूढ़िवादिता की संकल्पना। ये भी हमने लेक्चर 3 में, जो हमारा लेक्चर है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसमें हमने रूढ़िवादिता की संकल्पना यानी कि कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट देखा था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इसको जरूर देखिए। के अनुसार सही एवं उचित लाभ या हानि के निर्धारण के लिए प्रावधान करना आवश्यक है। प्रावधान लाभ ना होने की स्थिति में भी बनाया जाता है, जबकि संचय का सृजन प्रबंधकों की इच्छा पर निर्भर करता है। कुछ मामलों में कानून ने विशिष्ट संचय के लिए नियम बनाए हैं, जैसे ऋण पत्र शोधन संचय। संचय का सृजन लाभ ना होने पर नहीं हो सकता, यानी कि रिजर्व आप कब बनाएंगे? जब आपको कंपनी को लाभ होगा। जब लाभ ही नहीं होगा तो रिजर्व कहाँ से बनाएंगे? जब लाभ नहीं होगा, प्रॉफिट ही नहीं होगा, तो जाहिर से कंपनी लॉस में है। और जब कंपनी लॉस में है तो जब कंपनी में एम्प्लॉइज को ही देने के लिए पैसे नहीं है तो वो रिजर्व कैसे बना लेगी? तो ये तो एक अंडरस्टूड है। लाभांश के भुगतान के लिए उपयोग, यूज फॉर द पेमेंट फॉर डिविडेंड। प्रावधान को लाभांश के रूप में नहीं बांटा जा सकता। जो प्रोविजंस होते हैं उसको लाभांश के रूप में यानी कि डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा जा सकता, जबकि संचय को लाभांश के लिए प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जो रिजर्व है इसको डिविडेंड के लिए की फॉर्म में यूज किया जा सकता है। संचय के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। व्यवसाय के लाभ को रोककर संचय का निर्माण या तो सामान्य या फिर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हो सकता है। सामान्य संचय, जनरल रिजर्व्स, ये कौन से होते हैं? जब संचय निर्माण का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता तो इसे सामान्य संचय कहते हैं। इसे स्वतंत्र संचय भी कहते हैं, क्योंकि प्रबंधन इसे किसी भी उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकता है। ये व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करता है, फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करता है। फिर है विशिष्ट संचय, स्पेसिफिक रिजर्व। ये ऐसे संचय होते हैं जिनका निर्माण एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है एवं इसका उपयोग इन्हीं उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। इसके उदाहरण निम्न हैं सॉरी लाभांश समानीकरण संचय, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। इस संचय का निर्माण लाभांश की दर को स्थिर रखने के लिए किया जाता है, यानी कि लाभांश को एक ही दर से बांटा जाए। लाभ के अधिक होने वाले वर्षों में राशि को लाभांश समानीकरण संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है, यानी कि जिस वर्ष लाभ अधिक हुआ है उसमें से पिछले वर्ष के लाभ के बराबर लाभ निकाल कर उनको प्रोविजंस में बांट दिया जाता है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है शेयर होल्डर्स में, और बाकी बचा हुआ लाभ जो एक्स्ट्रा मिला प्राप्त हुआ है कंपनी को उसका रिजर्व पूल बना लिया जाता है, ताकि आने वाले वर्षों में कभी कम लाभ प्राप्त हो तो इसमें से लाभ निकालकर डिविडेंड उसको प्रोविजंस में डालकर दोबारा शेयर होल्डर्स में बराबर से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। यदि किसी वर्ष में लाभ कम हुआ है तो इस संचय की हुई राशि को लाभांश की दर को समान रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। इसका निर्माण दुर्घटना आदि के कारण कर्मचारियों के दावों के लिए प्रावधान करने के लिए किया जाता है। फिर है विनियोग परिवर्तनशील कोष, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसका निर्माण बाजार में उतार चढ़ाव के कारण विनियोग की कीमत में कमी की पूर्ति के लिए किया जाता है, यानी कि एक रिजर्व अगर कंपनी के पास है और मान लीजिए उसकी रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, और अगर अब रॉ मटेरियल की जब कीमत बढ़ेगी तो जाहिर है कंपनी को अपना आउटपुट जो है उसकी भी आउटपुट उसको महंगा पड़ेगा। जब आउटपुट महंगा पड़ेगा तो उसे मार्केट में अपना प्रोडक्ट महंगा बेचना पड़ेगा। हो सकता है कंपनी को ये लगे कि जो उसका कंज्यूमर है या कस्टमर है वो अभी इस हालत में नहीं है कि मार्केट की हालत ऐसी नहीं है कि अगर वो अपना आउटपुट की अपने प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा दे तो या तो वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएगी या फिर उसके कंज्यूमर उसको डिमांड ही कम कर देंगे। तो इस कमी को, घाटे को पूरा करने के लिए वो रिजर्व से इस तरह को इसकी कीमत में कमी ला सकता है, बाकी बची हुई कमी को इस रिजर्व से पूरा कर सकता है। ऋण शोधन संचय, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसका सृजन ऋण पत्रों के शोधन के लिए कोष को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। संचय को लाभ की प्रकृति के अनुसार जिसमें से इसका सृजन किया गया है को आयगत संचय एवं पूंजीगत संचय में वर्गीकृत किया गया है। आयगत यानी कि रिवेन्यू रिजर्व और पूंजीगत यानी कि कैपिटल रिजर्व्स। अब रिवेन्यू रिजर्व क्या होते हैं? इसमें उन आयगत लाभों का सृजन किया जाता है जो व्यवसाय की सामान्य संचालन क्रियाओं का परिणाम होते हैं, अन्यथा जो लाभांश वितरण के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं, यानी कि बिजनेस से जो सामान्य जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो रिवेन्यू रिजर्व में रखा जाता है। फिर पूंजीगत संचय, यह पूंजीगत लाभों में से किया जाता है। यह लाभ सामान्य संचालन गतिविधियों के कारण नहीं होते। यदि कंपनी है तो इस संचय का उपयोग पूंजीगत हानियों को समाप्त करने या बोनस अंशों को निर्गमन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर है संचय का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ रिजर्व्स। एक व्यावसायिक फर्म के लिए भविष्य में
होने वाली अप्रत्याशित खर्च एवं हानियों से बचाव के लिए कोई भी उचित प्रणाली स्थापित करना उचित रहता है। यानी कि भविष्य में जब कोई भी बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट और एंड लॉस लगा रहता है, इसलिए उसको भविष्य में होने वाले खर्चों पर ज़्यादा, हानियों पर या खर्चों पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है किसी भी प्रोफेशनल को या कंपनी ऑनर को। तो संचय का महत्व निम्न उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, भविष्य में होने वाली किसी भी आकस्मिक आवश्यकता के लिए, यानी इसीलिए रिजर्व बनाया जाता है। व्यवसाय की साधारण वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, यानी कि बिजनेस के अपने डेवलपमेंट और एक्सपेंशन के लिए। ऋण पत्रों जैसी दीर्घ अवधि देयताओं के शोधन के लिए, यानी कि डिबेंचर्स के शोधन के लिए। फिर है गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व, लास्ट टॉपिक हमारा आज का। यह वो संचय होता है जिसे तुलन पत्र में नहीं दिखाया जाता, इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। यह दिखाए जाने वाले लाभ एवं कर देयता को कम पर दिखाने में सहायक होता है, यानी कि इसके थ्रू क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, माल प्रैक्टिसेस होती हैं। कंपनियां अपने ऑडिट में माल प्रैक्टिसेस का यूज सहारा लेकर अपना टैक्स कम करती हैं, टैक्स का बर्डन कम करती हैं, वो अपना प्रॉफिट इसी सीक्रेट रिजर्व के थ्रू ही कम दिखाती हैं ताकि उस पर टैक्स कम इम्पोज किया जाए। कमी के समय से अधिक लाभ दिखाने के लिए गुप्त संचय को लाभ में मिला दिया जाता है। प्रबंधक उचित से अधिक ह्रास लगाकर गुप्त संचय का सृजन करते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा जितना उनको डेप्रिसिएशन वैल्यू है उससे ज्यादा डेप्रिसिएशन वैल्यू लगाकर किसी भी मशीनरी का उसको गुप्त संचय की तरफ, यानी कि सीक्रेट रिजर्व की तरफ ट्रांसफर उस पैसे को कर देते हैं। मान लीजिए किसी डेप्रिसिएशन वैल्यू, मान लीजिए किसी मशीन पर 10,000 रुपये वार्षिक आ रही है, तो हो सकता है वो 50,000 रुपये वार्षिक दिखा दें, 50,000 रुपये वार्षिक दिखा दें, और बाकी ऊपर के जो 40,000 उन्होंने एक्स्ट्रा दिखाए हैं उसको पैसे को वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि वो प्रॉफिट से निकाल कर दिखा दिए उन्होंने, ये हानि हुई है डेप्रिसिएशन में, तो वो अपने सीक्रेट रिजर्व में उसको ट्रांसफर कर देंगे। इसे गुप्त संचय इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाहर के अंशधारकों को, यानी कि बाहर के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसको इसका ज्ञान नहीं होता। इसका सृजन निम्न ढंग से किया जाता है। पहला, रहतिया या स्कंध का अवमूल्यन, अंडर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज या स्टॉक, जो स्टॉक होते हैं, भंडारण। फिर पूंजीगत व्यय का लाभ हानि खाते में लिखना, चार्जिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है संदिग्ध ऋणों के लिए आवश्यकता से अधिक प्रावधान करना, यानी कि मेकिंग एक्सेसिव प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फिर है संभाव्य देयताओं को वास्तविक देयता दिखाना, शोइंग कंटिजेंट लायबिलिटीज एज एक्चुअल लायबिलिटीज। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अगले लेक्चर्स में हम अपना लास्ट इसका 11th क्लास एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कवर कर लेंगे। तो हमारी ये अकाउंटिंग का चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे, अकाउंटिंग का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1-2 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट बचेंगे जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम आने वाले 3-4 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। तो उसके एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसके बाद यूपीपीएससी जो अपर की पीसीएस की वैकेंसी आई थी यूपीपीएससी में 2021 के लिए, उसके और यूपीपीएससी आरओ इसके आरओ 2021 इसका हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और एग्जाम तक आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। वीडियो लेक्चर की फॉर्म में आपको सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इसके साथ ही हम कुछ स्पेशल शुरू करने जा रहे हैं इन्हीं दोनों एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव में, जो आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, हम एक चीज़ बताना आपको याद मैं भूल गया, हम यूपीएससी की भी मॉक टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं 2021 एग्जाम्स के लिए। और आप देखेंगे कि मैं आपको उसमें एक जो डेमो टेस्ट है वो आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आप देखेंगे कि उसकी क्वालिटी किसी भी अन्य हिंदी यूट्यूब पर चलाए जाने वाले यूपीएससी की एग्ज़ाम की जो तैयारी करा रहे हैं जितने भी चैनल्स, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा किसी को, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी हिंदी कंटेंट में, हिंदी कंटेंट की पर्सपेक्टिव में कहीं ज़्यादा बेहतर उसकी क्वालिटी होगी उस एग्ज़ाम की। जिस तरह से पर्सपेक्टिव बना लिया है यूपीएससी ने अपना क्वेश्चन पुट करने का, उसी तरह से हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। आज थोड़ी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं वो एनर्जी से लेक्चर नहीं बना पा रहा हूँ, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। और दूसरी चीज़ ये है कि हम इसमें आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही ऐसे टॉपिक में हम आपको लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जहां फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, खासतौर से यूपीपीसीएस 2021 और यूपीपीसीएस आरओ के एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी और हिस्ट्री के जो हम आपको पिक्चर फॉर्म में सारे वो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो टॉपिक प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको इमेजिनेशन करने में भी मदद मिलेगी, साथ ही उसको लंबे समय तक रिटेन करने में भी बहुत वो हेल्पफुल होगा। जैसे कि नेशनल पार्क्स होते हैं या फिर आपके डैम्स होते हैं जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डैम्स होते हैं या आपकी नदियाँ हैं, उनकी सहायक नदियाँ उनको हम बिल्कुल जो न्यूमेरिक है उनकी फॉर्म में याद रखेंगे, कहानियाँ बनाकर शायरी की फॉर्म में हर तरह से याद रखेंगे, क्योंकि शायरी आप युवा लोग हैं, युवा पीढ़ी हैं, तो शायरी बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाती है। हम इस तरह से उन लेक्चर्स को बनाएंगे ताकि आप बहुत ईजिली उसको चुटकियों में याद कर पाएँ। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।